तो 3 साल तो सर कड़ी मेहनत हो गई होगी, काफी आपका एक्सपर्टीज भी काफी हो गई होगी। उसके बाद मतलब काफी हिम्मत चाहिए इसके लिए कि आप यस, चीजें छोटी हो बिल्कुल आपने करेक्ट क्वेश्चन रेज किया है। तो अगर आपके राइटिंग स्किल्स बहुत ही फैंटास्टिक हैं, ठीक है, तब तुम्हारे पास ऑप्शनल के थोड़े से स्कोप और बढ़ जाते हैं व्हाइल यू आर डिस्कसिंग एंटायर एसे। सो इफ वन वर्ड इज missed out here, then certainly your 10%, 15% marks are gone. शायद मेंस में थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी है, आप कर सकते हो प्रेडिक्ट कि कहां से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में तो सर बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। So, hi everyone. So, today we are having a very interesting session. We are going to have a very interesting session. Today we have with us ज्ञानेंद्र गंगवार सर, जो आईआईटी कानपुर से जिनकी ग्रेजुएशन हुई थी। अभी जो सर है वो कर्नाटका में पोस्टेड है, बेंगलोर में पर्टिकुलरली पोस्टेड है, और काफी मतलब इंटरेस्टिंग चीजें आज हम यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन के बारे में, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को शेप कर सकते हो, उसके बारे में सर से जानेंगे। आई थिंक सर कोविड के समय सर बीदार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में सीईओ की तरह पोस्टेड थे, और वहां भी उन्होंने काफी काम किया। ट्विटर पे भी मुझे काफी सारे इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे सर के द्वारा वो जानने का मौका मिला। और अभी जो है सर फूड एंड सिविल सप्लाईज एडिशनल कमिश्नर के रूप में सर कर्नाटका में और पार्टिकुलरली बेंगलोर में पोस्टेड है। तो हमारा काफी सौभाग्य सर, इट इज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू इंटरेक्ट विद यू। A lot of learners have already joined us, and some learners will join us in a few minutes. So, welcome to this particular podcast, sir. Great to have you on board. Thank you. तो सर मतलब 2015 में आपका, जैसे आप बता रहे थे कि you got selected for the civil services. So sir, yes. It was your first attempt या इससे पहले भी आपने यूपीएससी को ट्राई किया? No, actually yes, I must clarify. It was like a fourth attempt, and it was the only attempt where I got some rank, and that was like a first and last, you can say, where I got some rank. So overall fourth attempt, and before that no services got allotted, and before that I was bit that optional related I was telling, no. So earlier my optional was geography, and when I'm telling geography, I'm not discouraging any aspirants to take geography, but since you introduced this topic, so let me finish it here with regard to optional. So when you are confused with optional, number one, and number two, I was working, so very difficult to manage sometimes working hours with then you have to take out at least minimum 5 to 6 hours for the preparation. तो सर आप कहीं पे मतलब उस समय you are there in some service? Yes. So I was in power sector that time. Okay. So it was difficult to manage both things. Okay. So because of that, and again because of the optional where I was not feeling that competency maybe in getting more marks. So both some kind of choices made it difficult to clear early. So once I left completely the power sector, complete last year dedicated totally for civil services exam, especially 2014 and 15. And then luckily I can say I selected or I opted a good optional also, which was just in line with my competency maybe. So it again fetched a good result in the end. तो सर आपका जो तीनों बार ऑप्शनल रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा था, और Correct. उसके बाद आपने मतलब इतनी कमांड ऑलरेडी हासिल कर ली होगी, मतलब इन्वेस्टिंग 3 consecutive years and 3 consecutive attempts, राइट? तो yes. आप बहुत हद तक उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो सर। मतलब yes. आपको इनफैक्ट शायद मैं गलत नहीं हूं तो ये भी पता होता है कि यार ये वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इस टॉपिक पे वो इस ईयर में आया था। जैसे अभी जब मैं भी हिस्ट्री के ऑप्शनल के क्वेश्चंस को जब भी देखता हूं तो मुझे वो ईयर वाइज याद रहते हैं कि सिविल वॉर के बारे में अमेरिका में जो क्वेश्चन आया था वो इस ईयर आया था। फिर 1995 के बाद यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया, मतलब सिविल सर्विसेज जो सिविल वॉर अमेरिका में हुआ था उसका एक अलग एंगल पूछना उन्होंने चालू किया। तो 3 साल तो सर कड़ी मेहनत हो गई होगी, काफी आपका एक्सपर्टीज भी काफी हो गई होगी। उसके बाद मतलब काफी हिम्मत चाहिए इसके लिए कि आप यस बिल्कुल आपने करेक्ट क्वेश्चन रेज किया है, और ये मेरे साथ ही नहीं, इनफैक्ट मेरे और भी जूनियर्स भी हैं जो कर्नाटक कार्डर नहीं, उत्तर प्रदेश कार्डर में भी हैं, 1-2 लोग हैं बच्चे, तो इनफैक्ट मेरे साथ के भी हैं, जूनियर्स भी हो। मैं
ऐसा कुछ बाद में मुझे सरप्राइज नहीं लगा कि मैंने सोचा कि मैं ही हूँ जो ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, कि बहुत बच्चों ने किया है जो हमें मालूम नहीं होता है। तो नंबर 1 की एक जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है, जैसे हम इन जनरल, ये ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जाम के लिए ही ट्रू है ये फिलॉसफी, बट लाइफ के लिए भी है कि बहुत क्या होता है, बहुत टाइम हम इतना ज्यादा लर्न कर लेते हैं टू चेंज थिंग्स वेरी डिफिकल्ट, सो लर्न अनलर्न देन अगेन रीलर्न, बेसिकली जो फिलॉसफी होती है। हम किसी को ट्रेन भी करते हैं, एक पेपर जो डेस्क, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जो बंदा 15 साल से केवल जो डेस्क पे पेपर वर्क करता रहा है, उसको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है, उसको सडनली तुम कंप्यूटर लाके बिठा दो कि एवरी फाइल टू बी प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर ओनली, और इसको इतना डिफिकल्ट होता है, ही अगेन टेक्स द प्रिंट आउट, अगेन मेंटेन ए इंटायर पेपर फाइल एंड डूइंग द डबल वर्क। सो जो लर्न अनलर्न एंड अगेन रीलर्न, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वेरी डिफिकल्ट। ऊपर होता है एक होता है फिलोसफिकल क्वेश्चन है आपका कि क्यों, आखिर जब मैं ऑलरेडी इतना महारत हासिल किया, टाइम इन्वेस्ट किया इतना, एंड टू चेंज इज लाइक ए बिग रिस्क, एंड रिस्क इज लाइक कि जो नेक्स्ट अगर ऑप्शनल है तो उसमें अभी जस्ट लाइक एक ब्लैक होल है, पता नहीं कितना आएगा कितना नहीं आएगा। ओके, सो व्हेंस आई गॉट टू नो कि something which is like which is becoming a big hindrance for me for success, so then I evaluated and within just 15 days just I solved so many like other optionals also, question papers, and I just then I realized my competency, that okay, I'm somehow getting the flow in solving the questions, getting and grasping the subject. So then suddenly just it was a decision. I'm not saying कि वो backfire भी हो सकता था, it was a decision made in a sudden move and then gone through. तो वो properly ऐसा नहीं किसी ने बोला कि okay you choose physics, किसी के बोलने से इनफैक्ट आप बहुत मुश्किल होता है कि उसको एक्सेप्ट कर पाना। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शनल किसी ने बोल दिया साइकोलॉजी ले लो, देन यू आल्सो गो थ्रू सम सिलेबस में भी सम योर कॉम्पिटेंसी लेवल आल्सो, सम पेपर्स आल्सो। तो वही मेरे साथ था, मेरा जो डिसीजन था वो अप्रिशिएट हार्डली किसी ने किया होगा, एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट इट। आपके सिलेक्शन होने से पहले? यस। तो उसके बाद तो ऑब्वियसली चीजें बदल गई। हाँ, उसके बाद सभी वो हाँ ठीक है, थैंक गॉड समथिंग हैपेंड, बट एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट whoever got selected before me. In fact, with the same optional also they were feeling थोड़ा रिस्क है, ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्क है। और सर ज्योग्राफी में तो ऐसा भी है ना कि शायद सबसे ज्यादा टाइम भी ज्योग्राफी का ही है, मतलब सबसे हाईएस्ट टाइम है, मतलब पीपल ऑप्ट फॉर, अगर लर्नर्स को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ज्योग्राफी इज द मोस्ट चोजन ऑप्शनल इन यूपीएससी, फ्रॉम इयर्स इट हैज बीन द मोस्ट चोजन। यस ओवरऑल, यस ओवरऑल, बिकॉज कोई भी साइंस एंड नॉन साइंस दे फाइंड इट थोड़ा सा मिक्स्ड है, साइंटिफिक थोड़े से फैक्ट्स मतलब साइंटिफिक लॉजिक्स भी हैं थोड़े से, एंड आर्ट फॉर्म भी है कि जहाँ आप बेसिकली प्रेजेंटेशन करते हैं, मैप्स एंड ऑल दैट, राइटिंग स्किल्स का, सो इट्स आर्ट एंड साइंटिफिक लॉजिक का कॉम्बिनेशन है। सो बोथ आर्ट पीपल एंड साइंस पीपल फाइंड इट मोर कंफर्टेबल टू बेसिकली एक्सप्रेस ऑन पेपर, एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द जनरल स्टडीज। तो एक वो भी एक है कि क्योंकि हमारा हाँ, क्योंकि हमारा आजकल जो GS 1 पेपर है तो उसमें एटलीस्ट 30-40% तो पूरा it can cover. Then second in prelims also you get lot of questions covered. Okay, so now I'm start getting questions. Sociology is also most choosable. we will discuss about optionals later. I got your questions, we will take it later. Yes, you can go on, Mr. Anuj. Just I interrupted, yes. I guess. Yes. No sir, it was highly beneficial, I think. सर एक बात आप बताएंगे कि जैसे आप बोल रहे हैं कि 3 बार आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उसके बाद आपने फिजिक्स जो है उसको ऑप्ट किया, और काफी हद तक आपकी बातों से मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये एक पाथ ब्रेकिंग निर्णय रहा, डिसीजन रहा, जिसके चलते आपका सिलेक्शन हुआ। तो जो आपके ज्योग्राफी में नॉर्मली ऑप्शन में जितने भी नंबर रहे थे, अगर आपका पहले मेंस था, तो क्या फिजिक्स में कई ज्यादा नंबर उससे आपको मिले थे, जिसके चलते हम मान सकते हैं कि फिजिक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया? यस, ऑलमोस्ट। अगर मैं ज्योग्राफी के मार्क्स बताऊं तो अराउंड उसमें ज्योग्राफी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था इन जनरल उसी ईयर, जस्ट एकदम सडन ग्राफ डाउन आया, डिप, एंड इन दैट डिप ठीक है मैनी पीपल इनफैक्ट गॉट वॉश्ड अवे बिकॉज तो ज्योग्राफी थोड़ा सा परफॉर्म पुअर करने लगा, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन टू जस्ट चेंज द शिफ्ट।
तो उसमें जो मेरे मार्क्स थे प्रीवियस लाइक 200 and 170 like that, and in fact in physics I got 282 marks. So that was very, तो मतलब completely वो हो गया, मतलब yes. And if I say there are interview and optional which made my selection actually in service. Selection तो ठीक है हो ही जाता, but in service, when you get in service, IS service I can say, so it was optional which played a major role, and then interview. So optional does decide a major thing in especially in exam. That's why initially I said that choosing optional is a very strategic move, and strategically you have to go ahead with the optional. Try once, try thoroughly, and just evaluate yourself also, and then see the syllabus and see whether your competency level is matching with the requirement. So if these things are done, then you just keep studying and things will happen accordingly. सर ऑप्शनल पे बात चलिए, तो मैं आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ऑप्शनल पे पूछूंगा, उसके बाद हम जीएस और मेंस पे आएंगे। और सर मतलब जैसे जब भी हम किसी भी लर्नर को आप बता रहे हैं ऑप्शनल इतना बड़ा डिटर्मिनेटर का रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, आपका जो नंबर थे वो लगभग 100 नंबर्स का जंप था, 170, 180, 200 से आप 282 की तरफ गए, और जिसके चलते आपको आईएएस में मतलब वो प्रेफरेंस भी मिल पाई। तो हमने भी सर अगर प्रीवियस ईयर की रिसर्चेस की बात करेंगे तो जीएस में ज्यादा नंबर नहीं आता है, जैसे फर्स्ट रैंकर की और 50th रैंकर की जीएस के नंबर लगभग सेम ही होते हैं, जो फर्क पड़ता है वो इंटरव्यू के नंबर में पड़ता है और ऑप्शनल के नंबर में पड़ता है। Correct. तो सर हम जब भी लर्नर को बताते हैं, जब मैं भी क्लासेस को लेता हूं, तो मैं सिंपल 2-3 चीजें ही बताता हूँ। एक तो आप अपना इंटरेस्ट देख लो, दूसरा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 5 साल के देख लो, राइट। तीसरा आप ये देख लो कि उसके लिए कितनी गाइडेंस अवेलेबल है, कितनी नहीं है, राइट। चौथा आप ये देख सकते हो कि जीएस में कितना इंक्लिनेशन, और जीएस में इंक्लिनेशन नहीं भी है, जैसे फिजिक्स का कम ही इंक्लिनेशन रहता है जीएस में, अगर आपका इंटरेस्ट है और आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो एक हो गया सर जीएस में कंट्रीब्यूशन, अगर नॉन टेक्निकल है तो ह्यूमैनिटीज का है तो जीएस में कंट्रीब्यूशन। सेकंड हम बताते हैं कि आप गाइडेंस की अवेलेबिलिटी को देख लो। तीसरा हम बताते हैं कि आप पीवाईक्यूज को देख लो ताकि आप एक डिसीजन मेकिंग पे पहुंच पाओ। सर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहले तो इन तीनों के अलावा कोई और ऐसा फैक्टर होता है जो ऑप्शनल को चूज करते समय बच्चे को ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट। सेकंड सर, यस, हाँ प्लीज गो अहेड। सेकंड सर, मेरा क्वेश्चन ये होगा कि हमारे साथ काफी सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो 2 साल बाद पेपर देंगे, 3 साल बाद देंगे, राइट, क्योंकि अब 12th के बाद काफी सारे बच्चे प्रिपेयर करने लगते हैं। तो सर कब चूज करना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू चूज ऑप्शनल? जैसे आपने शुरू कर दिया उसके कितने समय बाद, प्लीज सर। हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने 3 स्ट्रेटजी बताई कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, ठीक है, एनजीएस में कंट्रीब्यूशन है एंड इंटरेस्ट एरिया एक्सेट्रा। तो अब उसमें मैं एक और ऐड करूंगा, कॉम्पिटेंसी भी जैसे होता है, किसी में होते हैं कि आर्ट स्किल्स बहुत ज्यादा होता है, आर्ट स्किल्स इन टर्म्स लाइक ए प्रेजेंटेशन skills on the paper, so that you should know whether you are far in fact the best or the better in presenting the facts or presenting the answer on the paper. So अगर आपके writing skills बहुत ही fantastic हैं, ठीक है, तब तुम्हारे पास ऑप्शनल के थोड़े से स्कोप और बढ़ जाते हैं towards art optionals, okay, or humanities optionals. So that factor also you have to count in. Okay, that is not a very in fact I can say lesser fact. It's like a very important fact. और ये ट्रेडिशनल नहीं है सर, मतलब इसके ऊपर बात कम होती है जो आप बोल रहे हो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यस, हाँ। सो अगर आपको कई होते हैं राइटिंग स्किल्स बहुत ही फैंटास्टिक होते हैं, सो इवन दे चूज फिलोसफी और पब्लिक एड और इवन इन सोशियोलॉजी एंड आल्सो, सो in a second paper when things become more general and generic in nature and just answer writing is like the most required thing there, so वहाँ थोड़ा सा एज होता है उनको अगर उनके पास राइटिंग स्किल्स बहुत ही बेटर। तो ये जैसे मेरे को मालूम था कि जब जो डिसाइडिंग फैक्टर था ना, ये भी एक वन ऑफ द रीजन रहा था उस समय कि मेरे जो राइटिंग स्किल्स है, बिकॉज इंजीनियरिंग टोटली अल्फा बीटा गामा उसके अलावा कुछ ज्यादा आता नहीं था मुझे, ठीक है, और कोडिंग लिखना, तो वो आंसर राइटिंग स्किल्स, ठीक है, बट नॉट अप टू द मार्क आई कैन से,
Okay, so that was also, but that I evaluated and I accepted that, okay, I'm not the best. I'm not out competing others in answer writing things. So I accepted and I moved ahead. ठीक है, तो जितना जीएस के पेपर तक था, ऐसे के पेपर तक था, उतना मैंने कर लिया अप टू द मार्क, बट आई वाज नॉट जस्ट समहाउ इन द सो ये एक फैक्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, अपार्ट फ्रॉम जो आपने 3 बोले, दैट इज करेक्ट, बट ये भी है, ये सेल्फ इवैल्यूएटिंग भी थोड़ा सा करना है अपने आप। सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, और जितने भी लर्नर्स आज इस जूम कॉल पे मौजूद है, बाद में ये सेशन यूट्यूब पे भी जाएगा, आप लोग इसको देखेंगे। सर आई थिंक सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी 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 क्रिटिकल टू दिस एग्जामिनेशन। मुझे आज भी याद है कि जैसे जब मैं खुद भी टेस्ट सीरीज को कुछ समय पहले प्रैक्टिस करता था, जब शुरुआत करी थी मैंने भी प्रिपरेशन में, तो सर मेरे से काफी बार ऐसा होता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, में नॉट मिस हो जाता था, एंड आई एंडेड अप मार्किंग द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट के हिसाब से। तो मुझे वो समझ में आया कि बॉस, आपको शायद पहली चीज यही देख लेना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, वो क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आपको सेल्फ असेसमेंट करना होता है, अपनी कमियों को पहचानना होता है और उसको एड्रेस करना होता है। सर इस सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में, और क्योंकि सर ये लंबा एग्जाम है, मतलब कभी कभी आपको, जैसे आप बता रहे आपको 4 अटेम्प्ट लग गए, तो इट वाज अ रिगरस एफर्ट फ्रॉम योर साइड ऑफ 4-5 years एंड पीपल गिव अप। तो इसमें सेल्फ आप अपने आप से बात कर रहे हो, अपने आप को ही कन्विंस कर रहे हो, काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट इज लाइक पीपल से इट इज नॉट अ 100-meter रेस, बट इट इज अ मैराथन। तो ये सेल्फ असेसमेंट और इवैल्यूएशन पे सर आप कुछ और ऐड करना चाहिए? तो जो बिगिनिंग में तो आई थिंक सभी करते ही हैं, और बिगिनिंग में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो किसी के घर में सिविल सर्वेंट है या प्रिपरेशन वाला है, या किसी के कोई रिलेटिव में है, क्या कोई फ्रेंड्स है, मैक्सिमम फ्रेंड्स के थ्रू ही हैं, तो दिल्ली में हैं या वो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो उसके थ्रू ऑलमोस्ट 90% वो रेडी कर देते हैं, एक्सेप्ट थोड़े बहुत चॉइसेस हैं जो ऑप्शनल रिलेटेड हैं, वो भी 90% क्लियर कर ही देते हैं कि ये ले ले, तू ये ले ले वगैरह एक्सेट्रा। वहां क्या हो जाता है कि वहां इवेल्युएट करना भूल जाता है उस समय, जस्ट तो एंट्री कर जाए, घुस जाए एग्जाम में, एंड आफ्टर दैट they realize, okay, they have come this far only, ठीक है, and after getting through first attempt, second attempt, they realize that somewhere something is lacking. So मेरे भी friends भी हैं साथ में, जो as I said, after 2 attempts or after first attempt, maybe they are just this far, but not at the par. Okay, because somebody guided them, they just blindly, also took the boat. That's all fine. And later on, that, as I said at the beginning, learn, unlearn, and again relearn. So again, evaluating at that stage, maybe they don't have time. Okay, number one, maybe they are more confident, or maybe they think, okay, in the next attempt again things go better. But that is also good. Okay, things go better. But at a time, you also start evaluating that in the GS paper or in the essay paper, where are you making a mistake? So one example I can tell you in the difference between the third and fourth. So in the third attempt, just I made a huge mistake. I read the essay slightly, I can say not in a correct way. So in essay writing, so each single word has a meaning, and each word basically should be covered in explanation or in highlighting things, and also while you are discussing entire essay. So if one word is missed out here, then certainly your 10%, 15% marks are gone. So that is number one mistake. Number two is that no matter how good you are, if you're not practicing something regularly, okay, then certainly somewhere you will lack, because you're not in practice. You don't know how to catch the essay, how to basically describe, then how to discuss, etc. So those things, I just analyze that where I'm especially at fault. And in the final attempt, just I realized, okay, these are the things and links we have to, in fact, correct it. So in the final thing, after prelims exam, every week I used to write 2 essays. So I tell you, because as I said, my writing skills were not up to the mark. So it is, I think, a learning, I can say, a strategy for those, or a motivation for those who are like me, not having good writing काफी skills. मतलब सर इनिशियली काफी लर्नर्स ऐसे होते हैं, मतलब हम जब क्लासेस लेते हैं,
मतलब 90% बच्चे सर आंसर राइटिंग नहीं आ रही है, लिखना नहीं आ रहा है, क्या करें, पूरा टॉपिक समझ में आ गया, दिमाग में सब कुछ है, हाथ नहीं चल पा रहा है। So मेरा ऐसे का आप देखो, दिन थर्ड जस्ट आई गॉट नियरली 72 or 73 marks, okay, in essay. Poor marks, okay, but still I made to interview despite of that. Then I realized, okay, essay is also not up to the mark. And then, as I said, after prelims, not before, after prelims, I practiced. So this topic, since it came, so let me tell you these things. So number one, every week, if I write 2 essay, to just essay just after 1 hour writing, or 1 hour writing is enough. I'm not only writing one essay, I'm also covering one socio-economic or something good topic also, which could be part of the GS. So parallelly, answer writing is also happening, and also I'm grasping that how to write an essay. Okay, so practice. So from 72 or 74, I guess, and from 74, I got 121. So this is like a nearly 50 marks jump because of the simple practice. So certain things that practice do make you perfect. Sir, totally got your point, and it is very true कि आपको जैसे सर you would have to evaluate yourself not only for UPSC. सर आप भी अभी सर्विसेज में, मतलब आपको कभी तो बैठ के सोचना पड़ेगा कि आप कोई भी इनिशिएटिव कर रहे हो अपनी तरफ से, तो you have to assess and evaluate yourself because this is a long journey. तो आपको अपने आप को evaluate करके, अपने आप से बात करके, आपको अपने पैटर्न्स को डिस्कवर करना होगा, राइट, और उनको एक्सेप्ट करना होगा और उन पे काम चालू करना होगा. सर, ऑप्शनल की हमारी बात हुई, मैं प्रीलिम्स की तरफ मूव करना चाहूंगा और आपसे वहां पे एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे. सर, मतलब 2017 में यूपीएससी का 2017 या 18 में यूपीएससी का जो कट ऑफ था प्रीलिम्स में, वो 106 था. मतलब आपको लगभग 53 क्वेश्चन सही करने पड़ते, तो यू वुड हैव मेड इट टू द मेंस एग्जाम. और अभी जो 2021 है, मतलब 4 साल बाद, उसका जो कट ऑफ है वो 87.54 है, मतलब 88 है. तो अब आप 44 क्वेश्चन को भी सही करोगे तो आपका मेंस में हो जाएगा. तो पहले सर ये 53 था, अब 9 क्वेश्चन आप कम भी सही करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. मतलब पेपर टफ हो रहा है, पेपर इज बिकमिंग टफर, राइट, विद द पैसेज ऑफ टाइम. लगातार ड्रॉप हो रहा है सर कट ऑफ, लेकिन सर बेसिक्स तो सेम ही रहेंगे. तो प्रीलिम्स लेवल पे सर काफी बार प्रीवियसली भी जब हमने बात की टॉपर से, तो वो ये कहते हैं कि वी समटाइम फाइंड प्रीलिम्स एज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नी. मतलब मेंस और इंटरव्यू के कंपैरिजन में वो बोलते हैं कि प्रीलिम्स काफी ट्रिकी हो जाता है. और सर मतलब एज एन एजुकेटर मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि शायद मेंस में थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी है, आप कर सकते हो प्रेडिक्ट कि कहां से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में तो सर बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है. मतलब जैसे मैं हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, पिछले 1 साल पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई रखमाबाई कौन थी, गोपाल बाबा वागलंकर कौन थे, फिर अभी उन्होंने सेंट जेवियर की डेथ कहाँ पे हुई थी ये पूछ लिया. एडवेंट ऑफ यूरोपियन से 10 साल से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे. तो भले ही पेपर डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन बेसिक्स तो सेम ही रहेंगे जो आपके समय थे सर. तो आप कुछ प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी और उसके बारे में बात करना चाहिए. मैं देखो अभी जैसे अभी 4-5 years से एग्जैक्टली मैंने कुछ तो, क्योंकि एवरी ईयर जस्ट दे पुट ऑन सम कोर ओपन एक्सेट्रा, आई आल्सो गो थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस. आई नो लास्ट ईयर पेपर तो इट वाज स्लाइटली वियर्ड सर्टेन क्वेश्चंस. क्योंकि हम भी जब क्वेश्चंस लगाते हैं देन वी आल्सो take previous 20 years 25 years questions and we solve all the questions and somehow we try to find the pattern also. Not exact pattern, but I say just pattern of the way of asking questions. Got it. Way of asking questions. जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, राइट और लिबर्टी और जो जस्टिस के ऊपर कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है. जी सर. करेक्ट. So just I'm coming back to your point. So previous question paper से एक आपको जो solve होता है आपका, कि आपको एक मालूम पड़ जाता है the way the question is put up. So once you are reading something that you know, if I am reading, then what type of questions they can raise from it. That all the jumbling options, and again you have to extract something out of it. Number 2, difficulty and pattern in general. I'm talking about that variations in terms of the percentage of the questions asked from a different topics. That is second pattern I'm telling you.
So this pattern is actually not very rigid, I can say. क्योंकि कई बार ऐसे फेज में रहा है कि just environment, when environment and ecology got introduced as a new topic, so there were several questions from the environment and ecology, several national parks, easy questions, so almost a big contribution in the paper, and it carried for I think for more 3-4 years it continued like that. So like that in previous years also we followed this. At certain years they asked 20 questions from the polity only. There were papers you will find polity and constitution, etc., so many questions. So this variation is continuing. The variation I'm saying, okay. So this year you may find, okay, there was a time from the ancient history, hardly except this Harappa and this Mohenjo-daro civilization, Indus civilization, 1 or 2 questions, hardly any other one question could be asked from the. तो सर यही हुआ है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 2009 से लेके 2020 तक एडवेंट ऑफ यूरोपियन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, और 2021 में भी था और 2022 में भी था, और बहुत डिफिकल्ट था. तो बच्चों ने क्या सोचा कि 2009 से लेके 2020 तक पूछा नहीं है तो कवर भी करें तो ऊपर से कर लेते हैं, मतलब बहुत डेप्थ में जाने की शायद जरूरत नहीं है. लेकिन वो 2021 और 2022 में ऐसा क्वेश्चन दिया यूपीएससी ने कि वो होश उड़ाने वाला क्वेश्चन. तो जो चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ वे हैं, तो उस पे मैं यही बताऊंगा कि बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है, क्योंकि नहीं करना है, क्योंकि आकर आप उस पोर्शन को अगर फोकस ज्यादा करेंगे, आपका तो जो इजी पार्ट है ना, यू मे मिस ए लॉट देयर. तो हर एक बंदा होता है जो उतने मार्जिन लेके चलता है कि 20-30 क्वेश्चन एनीवे वी कैन नॉट आंसर 20 क्वेश्चंस. तो हम भी जब उसमें थे तो इट वाज ए मार्जिन कि इतना 20 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, वी डोंट नो एनीबडी. Anybody can I think make that escape route. So उसमें एक तो ये है कि बहुत ही ज्यादा अटरंटम अगर कहीं से पूछा जा रहा है, या कहीं अगर कोई चर्चा आ रही है कि एंशियंट इतना पढ़ लो, हो सकता है, तो वो हो सकता है वाले पार्ट में बहुत ज्यादा मत घुसो, उसमें उतना ही रहो कि ठीक है, जब तक वो पैटर्न ना बन जाए फिर से एक नया. अगर वो नया पैटर्न बनना है, पॉलिटी का पैटर्न है कि मिनिमम इतना क्वेश्चन पूछ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो पीपल स्टडी दैट. ज्योग्राफी का इतना पैटर्न है तो पीपल स्टडी दैट कि मिनिमम इतना तो आएगा. अब ऐसा एक नया टॉपिक आ गया जिसका कोई भरोसा नहीं कि अगले साल कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने इनफैक्ट वियर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो उसमें टाइम रिटर्न्स कम है. दैट्स ऑल आई एम. रिटर्न्स कम है. हां, सो डोंट वरी अबाउट. नहीं तो फिर वो आप बोदर होते रह जाओगे, मतलब हर साल 1-2 क्वेश्चन की वजह से आप पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, बैंडविड्थ वहां पे ज्यादा लगा रहे हो. दैट वुड मेक नो सेंस. यस, एग्जैक्टली. यस. तो सर टोटली अलाइन विद द आइडिया. सर एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब सबसे पहले सर मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और ये काफी सराहनीय पॉइंट है. आई थिंक जितने भी लर्नर्स इसको देखेंगे बाद में भी और अभी भी, कि किस तरह से आपने आंसर राइटिंग को कहां से कहां आप ले गए, बेसिक्स को ठीक करके 72 से आप 120 प्लस स्कोर पे ले गए, ऑप्शनल को चेंज करके आप जो है 170, 180, 200 से आप 282 तक ले गए. तो आपको बेसिकली थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना होता है. तो यूपीएससी के बारे में सर ऐसा भी कहा जाता है कि इट इज 50% अबाउट नॉलेज एंड 50% इज अबाउट द राइट स्ट्रेटेजी. तो वो उसका इंपॉर्टेंस होता है. तो सर ये स्ट्रेटेजी काफी लेकिन आज कंफ्यूज्ड वर्ड है. मतलब अगर मैं जैसे अभी यूट्यूब पे जाऊंगा, मैं लर्नर हूँ, 12 मंथ की स्ट्रेटेजी, 11 मंथ की स्ट्रेटेजी, 10 मंथ की, 365 दिन की, 270 बचे हुए प्रीलिम्स में दिन, 180 दिन बचे हुए. तो मतलब अभी कोई राइट स्ट्रेटेजी ढूंढने मैं भी जाऊंगा तो शायद 1 घंटा तो मुझे करेक्ट वीडियो तक भी पहुंचने में लग जाए. तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी, व्हाट डू वी मीन एक्चुअली बाय स्ट्रेटेजी सर? हाँ, सो नो वन डिनाइज कि हार्ड वर्क का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं. यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट इज नंबर 1. Nobody is questioning about it. Whatever maximum hours you can contribute, you have to study. Depends on your capacity. Number 2 point, I can say more like basically smartly you have to study. So strategy means basically smartly you are planning your studies. So ज्यादा पढ़ना तो ठीक ही है, because we have to revise and cover entire syllabus, but how smartly you are planning, how smartly you are studying. And उस स्ट्रेटजी से, जैसे उस स्ट्रेटजी में बीच बीच में ऐसे आपने मेजर पॉइंट तो कवर कर ही दिए हैं कि
जो मैं डेली पढ़ रहा हूँ या वीकली जो पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द एग्जाम. एंड एग्जाम बेसिकली अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू जस्ट पिक अप एंड सी हाउ क्लोजली यू आर स्टडीइंग टुगेदर. अगर वो एग्जाम और क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं, वो भी इन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है, पैटर्न है, अगर कोई लेना देना है ही नहीं एग्जाम के पैटर्न से आपकी स्टडी का कहीं लेना ही देना नहीं, देन इट्स लाइक ए वेस्टेज ऑफ टाइम. यू आर जस्ट गेटिंग द नॉलेज बट नॉट मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट. सो ये बेसिक फंडा मेरा रहा था कि जस्ट पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे अगर कोई मैंने टॉपिक कोई बुक भी उठाई एनसीईआरटी की, तो बेसिक तो एनसीईआरटी का सभी का रहता है, बिगिनर्स हैं बहुत ढेर सारे यहाँ, तो मैं देखा हूँ एस्पिरेंट्स, तो बेसिक एनसीईआरटी सभी का रहता है. और या कोई भी उनके बोर्ड रिलेटेड कोई भी बुक होगा. सो आई एम नॉट ओनली सेइंग एनसीईआरटी. एंड यू हैव टू गो थ्रू entirely for high school and for 10th, 9th, etc. And then you pick up the question paper. Okay. And then you see whether whatever you are reading, how closely it is related to exam pattern. True. Is it able to answer? Are you able to answer? That's all. And if you're not exactly, but if you're slightly closer, then you say, oh, your strategy is working at least. Exactly. You are getting right. So that is my judgmental call in making a strategy. नहीं सर, जी बताइए. That worked throughout prelims, mains, to some extent interview because it's again different game. So that I think at the end, if time permits, we will discuss or at any other time. But for prelims and mains, it really worked. Got it, sir. And you don't need any. Yeah, please. जी सर, आप ऐड करना चाह रहे थे? प्लीज नहीं, go ahead. तो सर मैं यही बोल रहा था कि मतलब आपकी बात से एक बात जो समझ में आई, इनफैक्ट सर व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड एंड आई कीप ऑन डूइंग इट टिल डेट. मतलब आपको बेसिकली फिगर आउट करना होगा कि आप जो पढ़ रहे हो, अगर उसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो जो यूपीएससी में पूछे जा चुके, then you are heading in the right direction and you should keep on heading in that particular direction. क्योंकि if you are unable to answer that, then maybe you can look up to some other books या maybe you can change your strategy. लेकिन ultimately यही है कि आप जो आपने पढ़ा उसकी मदद से आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. सेकंड चीज सर, ये बात काफी समझ में आ रही है कि जैसे आप बता रहे हैं, आई थिंक स्ट्रेटेजी के साथ ये भी बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी काम करती है. किसी के लिए हो सकता है दिन में 2 बजे पढ़ना काम करे और किसी के लिए हो सकता है रात में काम करे. तो आई थिंक लर्नर शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि apart from finding a lot of knowledge from other people about what strategy work for them and what not for them, right? You should also discover within yourself during the preparation कि आपके लिए काम कर रहा है. दिस इज द स्ट्रेटेजी, राइट? जैसे सर मुझे जो स्ट्रेटेजी, मतलब मुझे आंसर राइटिंग में आपकी तरह काफी मतलब ये था कि आइडियाज तो काफी सारे, लेकिन इन्हें लिखे कैसे. तो मेरे लिए मैंने एक नई स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया सर. तो मैं क्या करता था कि जैसे कॉपी के 2 पेजेस है, एक लेफ्ट पेज और एक राइट पेज है. तो मैं लेफ्ट पेज पे एक डायरेक्टिव बॉक्स का कॉन्सेप्ट मैंने खुद के लिए इंट्रोड्यूस किया. उस डायरेक्टिव बॉक्स में क्या होता था सर, लेट्स से यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं उससे रिलेटेड 10 वर्ड्स लिख लेता था और उन्हीं की मदद से फिर उस आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करता था. मतलब वो 10 वर्ड्स की वर्ड्स है या की इवेंट्स है हिस्ट्री के बारे में, और उनसे फिर मैं आंसर फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो दिस वर्क फॉर मी, दिस ब्यूटीफुली वर्क फॉर मी सर. तो वही एट द एंड ऑफ द डे यू वुड आल्सो हैव टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योरसेल्फ, राइटली सेड सर. Yeah, please go ahead. So that you particularly referred this answer writing thing also. So answer writing is also very challenging altogether, and nothing other than the practice makes you perfect. Because there will be questions where you never know 100% of the 100% answer of a question. So maybe that 30%, 50%, 40%. So there will be questions where you know, okay, thoroughly 100% that I know exact answer, what is demanded from the answer, from the question. लेकिन स्ट्रेटजी वहां आंसर राइटिंग की काफी काम आती है. काफी कह रहा हूँ, आंसर स्ट्रेटजी तो हर एक में, लेकिन जहां आपको कुछ मालूम होता है लेकिन आपको आंसर पूरा कंप्लीट करना है एंड मोर क्लोजली कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली लिखना है. देन वहां भी एक
कि आंसर राइटिंग को, कि जैसे आपने बोला ना, उसको एक्सपेंड करके सोच लो हर एक वर्ड में, देन दैट रियली वर्क्स। वहां जो आपका स्ट्रेटजी है, दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर दोज आंसर राइटिंग, की जहां तुम्हें एग्जैक्टली 100% नहीं श्योर हो आंसर के बारे में, बट यू कैन फिगर इट आउट। एग्जैक्टली सर, राइटली सेड, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको इसलिए भी स्ट्रेटेजाइज करना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना आपको 7.5 मिनट्स मिलते हैं। करेक्ट। और वहां आपको 200 वर्ड्स लिखना है। और उसमें भी कभी कभी सर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन में याद कर पा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन आया था, कम्युनलिज्म ईदर ग्रोज ड्यू टू पावर स्ट्रगल और ड्यू टू रिलेटिव डेप्रिवेशन। अब दिस इज अ स्लाइटली ऑन अ डिफिकल्ट साइड, कि आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि कम्युनलिज्म पावर स्ट्रगल के चलते कैसे बढ़ता है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि रिलेटिव डेप्रिवेशन के चलते कैसे बढ़ता है। तो देयर विल बी टाइम्स वेयर यू वोंट बी नोइंग द 100% अबाउट अ क्वेश्चन, आप पूरा नहीं जानते होगे, तो और आपके पास टाइम भी कम है। मतलब ऐसा भी हो सकता है सर कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक पार्ट पता है, हो सकता है मैं दूसरे पार्ट के बारे में 10 मिनट सोचूं तो मुझे उसके बारे में भी दिमाग में कोई पॉइंट तो आ ही जाए, लेकिन सर शायद मीन्स में तो सोचने का टाइम ही नहीं होता है। यू हैव टू जस्ट राइट, कीप राइटिंग, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो मेंस इज ऑल अबाउट द राइटिंग एबिलिटीज मोर, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी पार्ट सर। यस यस, सो दैट स्ट्रेटजी के लिए मेंस के राइटिंग बहुत ही कम, लाइक हार्डली 30 seconds यू मे गेट, जस्ट think okay, this is the outline I want to bring and etc, how to connect in the end etc, so उससे ज्यादा नहीं। ऐसे में फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, like you can take out 15 minutes let us say for the strategizing the essay that you get in brainstorming and all that, but mains answer, if you get that much time you're gone, that answer is gone, you cannot complete the paper, in fact it's so lengthy। Got it. Yeah. सर आपकी कुछ मतलब आपकी कुछ हॉबीज और उससे जुड़ी भी बात करेंगे सर। अभी मैं देख रहा था शायद आपका आर्ट एंड कल्चर की तरफ काफी इंक्लिनेशन है, जिसे मैं ट्विटर पे भी आपको, जब हमारी टीम भी रिसर्च कर रही थी तो आपने वहां पे सिलम्बट्टम करके जो फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का, उसका आपने एक पोस्ट कर रखा था। फिर आपने जो विजय विठला टेम्पल है जो हम्पी में विजयनगर एम्पायर के समय जहां से सारेगामा की जो म्यूजिक वाला जो है वो काफी पॉपुलर है। तो और सर यूपीएससी में टू बी वेरी ऑनेस्ट आर्ट एंड कल्चर का भी अच्छा खासा वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मतलब सर एक बात जो मुझे लग रही है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगो, जैसे शायद अभी तक आपका वो इंटरेस्ट है जो आपने यूपीएससी से डेफिनेटली आपने लर्न किया होगा, अभी तक आपका उसमें काफी इंटरेस्ट है। सो व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन थिंग्स एंड इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, life become and subject become very very simple for you. So anything you would like to comment on that? No, perfectly that in fact जब आप रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना कि जस्ट मग अप कर लेना है, then things like becoming things becomes a burden। फिर उनको चीजों को बेसिकली इंटरेस्टिंग एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग समटाइम्स द आर्ट। once you start appreciating the art कि कैसे इसको सस्टेन किया जा सकता है, कैसे सस्टेन किया होगा अब तक, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने लोगों का यहाँ इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, कितने लोगों को इनफैक्ट एक हॉबी एक मिल रही है टू सर्व देमसेल्फ, टू सर्व द सोसाइटी, दैट इज आल्सो पार्ट। इफ यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग वन आर्ट फॉर्म, then the person who is performing that art now he also get motivated, and there are so many people who join. If certain art form is discredited, is not appreciated, then so from that angle I also, so like that, those are like I can say philosophical angle to make it more interesting, number one। number two, जब आप बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको लॉजिकली आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है, लेकिन जब भी आप कोई सिटी में अगर विजिट कर रहे हैं, जस्ट यू फाइंड आउट कि उसमें कौन आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड स्पेशली प्लेसेस हैं, मे बी सम आर्ट फॉर्म है, मे बी सम टेंजिबल नॉन टेंजिबल स्टफ्स हैं वहां पर, देन just now you think from the all other UPSC style angles। तो आप उसको हिस्ट्री भी जान के देखेंगे कैसे बिगिनिंग हुआ इसका, ठीक है। जैसे यानी बिट्टल ये टेम्पल का बताया था मैंने, कैसे बिगिनिंग हुआ, क्यों बनाए इतने ढेर सारे टेम्पल्स, क्या लॉजिक है। कुछ तो लॉजिक होगा कि हर एक किंग आके कुछ नहीं कर दे रहा, सिर्फ टेम्पल बना दे रहा है एकदम से, ठीक है, और सारे सिमिलर क्वालिटीज वाले टेम्पल बना दे रहा है, बिग बिग टेम्पल्स, इट्स नॉट अ स्मॉल टेम्पल, समथिंग कुड बी रिलेटेड टू द पावर, समथिंग रिलेटेड to the especially to basically to show the confidence etc, something related to the managing in fact his kingdom, so many things are related apart from art and culture। so वो एक art and culture तक related नहीं है, it has some other meanings also। तो जब मैं वहां गया तो जो मैंने पर्टिकुलर वीडियो इसलिए डाला था कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए। अभी तक सिर्फ सुनते हैं कि दे आर लाइक ए
some organ pipe, different sounds it makes, Saregama sound. We all just read in the news, in the books, etc. लेकिन मैंने उसको पर्टिकुलर बंदे को ना प्ले करके मुझे दिखाओ, then I captured the video, I uploaded so that other people also get some interest. So ये just example था. When you go to such places and if something is really for something कि उसका इतना fame है, and for what reason, so उसमें दूसरों का इंटरेस्ट भी जगाना, खुद भी इंटरेस्ट लेना, and again it becomes like a memory and another hobby, you can say, where you can enjoy learning things. Yes, you would have to enjoy, sir. Otherwise, you would give up in this. The beauty of this examination is there is a lot to learn, sir. मतलब जैसे कहा जाता है कि यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप एक बेटर इंसान बन जाओगे, आप एक नॉलेजेबल इंसान बन जाओगे. और सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हर एक मतलब obviously it is not possible और इवन मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, शायद वो भी करेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर एक मुझे लगता है व्यक्ति को एक ना एक बार तो यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि यू बिकम सो एज अ पर्सन यू ग्रो, एज अ पर्सनैलिटी यू ग्रो. और सर जैसा कि आपने बताया कि अभी जैसे आर्ट होता है वो केवल मतलब उसको ऐसे ही नहीं बनाया गया, उसके पीछे का कुछ रेशनल लॉजिक होता है. इनफैक्ट यूपीएससी ने इस साल जो 5 दिन पहले मेंस का एग्जाम था उसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा कि जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के टेम्पल स्कल्पचर्स थे वो कैसे अलग अलग सोशल लाइफ के डिमेंशंस को बताते हैं. तो जब मैंने इसके ऊपर एनालिसिस सेशन लिया था सर यूट्यूब पे अपना, तो मैंने ये वाला जो विजय विठला था उसको भी बताया था कि भाई ये देखो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक टेम्पल स्कल्पचर है और ये एंटरटेनमेंट वाली सोशल लाइफ को बताता है, म्यूजिक वाली सोशल लाइफ को बताता है. तो ऐसे आप रिलेट करके उसको कर सकते हैं. करेक्ट एग्जैक्टली. जो बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री वो भी इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए. जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे जो जानना चाहेंगे सर, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत टाइम एक नेग्लेक्टेड क्वेश्चन. जब मैं ट्विटर पे देख रहा था तो आई ऑल्सो गॉट टू नो कि यू आर अ बिग फैन ऑफ टेनिस. आई थिंक यू आर. Tennis. No, I play. No, not sorry. Badminton and volleyball. Other games just I play. Got it, sir. तो सर मतलब आपको काफी बार जैसे tennis I don't play. Just I follow certain sports. I just follow out a passion because of my other players. I mean icons, I can say. But personally, I play some sports which I do not follow much. I follow those sports which I do not play much. Got it. It's like. So no, with regard to sports, just I want to mention one thing, that during preparation, I don't know how much you can contribute, time out of your busy schedule, but overall, after prelim, after exam and before also, just at least one sports you have to have as a hobby, because it just brings a different personality in you. So what do you think, sir? Which personality of yours? जैसे सर मैं जब भी स्पोर्ट प्ले करता हूँ तो मुझ में एक जो पर्सनैलिटी आती है वो कॉम्पिटिटिवनेस वाली आती है. आई डू नॉट, that is natural. मतलब कभी भी मैं वो काफी डोमिनेटिंग हो जाती है. तो मतलब जैसे मैं लूज करना नहीं चाहता, आई ऑलवेज प्ले टू विन, राइट? तो ये वाली मतलब सर हो सकता है कि कभी हो सकता है कि मैं ऑफिस में हूँ या और किसी करियर में हूँ और किसी काम में इन्वॉल्व हूँ, तब वो लूजिंग और विनिंग वाला फैक्टर इतना दिमाग में नहीं आए, लेकिन स्पोर्ट्स खेलते समय वो आ जाता है. सर ऐसी कोई पर्सनैलिटी की स्टाइल या वो जो आपको स्पोर्ट्स से ही आती थी और काफी जो है रेलेवेंट? मुझे इनफैक्ट एक तो ऐसे एकदम एग्जैक्टली इंसिडेंट भी बता सकता हूँ आपको कि जस्ट एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए खेल रहे थे हम, IIT के लिए. इट वाज लाइक आई वाज लीडर, आई कैन से, सो वॉलीबॉल मैच विद अदर सम इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, and we were at point 5 and other opponent was at 17 volleyball, so 25 one set is gone. So they were just hardly 7 points away and we were just far behind. Okay, and I was seeing something, there was a missing teamwork or coordination was missing, and certain people already gave up. So the first thing, that from time to time every move you have to strategize your resources, you have to strategize yourself, that okay, very true. And second, that you have to understand which player like not placed in appropriate position as a teamwork, I'm saying. So that you have to organize a team to extract the maximum.
क्योंकि आप अकेले का कंट्रीब्यूशन से वहां पे टीम नहीं जीत सकते. You would have to strategize your team. You would have to know their strengths and weaknesses and play accordingly. वहां पे आपका अकेला इंडिविजुअल इनपुट से रिजल्ट नहीं आएगा. वहां पे जो पूरे रिसोर्सेस है वो पूरा अपना 100% इनपुट देंगे तब आएगा. Yes, and third thing I got to know from there, particular that match, I'm telling you, just with learning point, because you mentioned that even after strategizing everything, if you feel okay that somewhere you're not up to the mark, then certainly you have to understand the opponent's weak point also. Play along the weak point if your strength is not matching up to the mark. Got it. And the result was ultimately they made only 2 points next, 17 plus 2 after that. Acha. We won the final. You won the final. Yeah, so that is one interesting in fact event I'm sharing where just I got to learn a lot. One is teamwork. Competency is automatically in any sports. In fact, even without a trophy, if you play with your brother, you get that competency level, that competence, like competent nature, that I have to compete with my brother or any sibling if you want to play. But teamwork, which is most important nowadays. Very important. When you go into organization alone, you cannot do like a Rambo. Okay. You have to go along with your team and you have to perform big tasks. Big tasks requires team efforts. That's all. And then continuous strategy. So team efforts, strategy, then again study the opponent's weakness, weak point also. So a lot of other things as I mentioned, the personality shaping and development. सर बेसिकली आप ये बोले सर कि वो एक व्यक्ति एक कदम चलेगा और 100 व्यक्ति एक कदम चलेंगे तो वो 99 कदम का डिफरेंस होगा वो केवल टीम वर्क से ही आ पाएगा. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इन सर कॉर्पोरेट पूरा वर्ल्ड जो होता है उसमें भी अगर आप एक सीनियर पर्सन हो तो टीम वर्क काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते हो. आपको वो विजन भी क्रिएट करना होगा, आपको वो डेडिकेशन कमिटमेंट भी करना होगा. एंड आई थिंक सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हालांकि लर्नर्स जो देख रहे हैं उनके लिए तो लेटर फेज में ज्यादा एप्लीकेबल होगा. टीम में टीम वर्क में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो मैंने भी ओवर द ईयर्स रियलाइज किया. यू वुड हैव टू क्रिएट लीडर्स विद इन योरसेल्फ. मतलब एक कोट है, लीडर्स क्रिएट लीडर्स. तो आपको उनको एम्पावर भी करना होगा जीतने के उसमें. Correct. No, that is a very nice point actually. अब इतना टाइम नहीं, otherwise I could share other points also. तो कभी जैसे नहीं, खुद में एकदम रैम्बो नहीं बनना है टीम वर्क में. So अभी सब बिगिनर्स हैं, so they understand when they join organization, could be government or could be any organization, they understand more in fact how important the teamwork could be. Individual बहुत ज्यादा I can say, I must say बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है. To some extent वो limitation आ जाती हैं. After that, if you can manage your team well, you can manage the task well. That is the final thing. सर काफी मजा आया आपसे बात करके. खासकर आप सभी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है सर जो मतलब 72 से 122 की यात्रा, ये छोटी बात नहीं है. लर्नर्स जितने भी देख रहे हैं इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज करेंगे. और आपने काफी सारी चीजों को खुल के भी एक्सेप्ट किया. मतलब काफी बार सर टू बी वेरी ऑनेस्ट आईआईटी से ना काफी सारे लोग एक अजम्पशन को जोड़ लेते हैं कि ओ ये तो सब में ही परफेक्ट होगा, इनको आंसर राइटिंग में बना दिक्कत कैसे आ सकती है. तो काफी सारे नोशंस होते हैं लोगों के, पूर्व धारणाएं होती है लोगों की. लेकिन आपने एक्सेप्ट किया, आपने बताया कि जो है किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करके मैंने इम्प्रूव करा. तो a lot of things we came to know from you sir, and it was an amazing interactive session with you. Probably we will catch up some time later on. Yes, certain questions, just I got 4 or 5 questions, so it takes hardly half 30 seconds I think, otherwise people will feel that okay, I'm leaving them. Okay, so I think the spectrum, somebody was saying that yeah, spectrum it's fine. As I said that it gives the entire in fact I can say comprehensive package for studying particularly your subject, especially here you are mentioning. So spectrum is fine, you can go ahead with that. Then somebody is asking that whether they can start their journey after 12th or have to wait for 2 or 3 years and have 2 or 3 years to attempt, etc. 12th not much I can say. You just start, I think you
begin with reading newspapers and listening news carefully, especially international affairs and national issues, okay, and socio-economic issues especially. So you start grabbing in fact, I can say, knowledge about the conceptual building. So once you understand that the concept of the socio-economic, maybe, or maybe economic, or maybe political, or maybe international issues, etc., or international relationship, for example. So it's very easy then for you after 2 and 3 years after 12th, after graduation, to immediately grasp those concepts. Number two, I can say that the optional, you better in fact be open. Okay, it's not necessary whatever the optional you are reading in graduation could fetch you the best marks. Okay, so be always open, study from heart, no doubt. If you're studying electrical engineering, study from heart, do your best. Okay, but don't be so rigid, okay, that this is my optional. Don't be rigid, I said. My philosophy was that learn, unlearn, then again relearn. Okay, so unlearning should be kept open. Okay, then I think I covered for this your questions, whether after 12th or how many, I mean, from 12th we have to start, or after 12th, etc. Then basic common mistakes in geography optional. Yeah, see, I can tell many mistakes, but that won't be good for you. Otherwise, you will be discouraged to pick up geography. So, as I said, evaluate yourself and accordingly you choose. If I'm not wrong, okay. Then other questions are strategy for the beginners. So, strategy for beginners, I think you just your newspaper you cover up, okay, and other news channels you can, RSTV debates you can follow up, and NCRT you can begin with, an optional as I in detail explained. Okay, so that is all. I think I have covered most of the questions. Okay, and yes. Thank you, Anush. Thank you so much. If I left anything, so I'm sorry for that. I don't know what questions I might have skipped. So I'm just really happy interacting with you guys, and I must say best of luck to all the aspirants in their future journey. And in fact, don't leave your graduation just like that. Okay, you give your 100% in graduation also, because I can see most of these aspirants are in graduation, could be. Yes, sir. Yeah. So do your graduation honestly, okay, because you get ample amount of time. So don't worry about the time, okay. Even if you miss 1 year or 2 year, it does not make any major difference in your entire big life span, I am saying. Okay, so thank you so much, and all the best मैं कह सकता हूँ सबको. And अनुज जी, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना बढ़िया आपने ऑर्गेनाइज करवाया आज का सेशन. ठीक है, मेरी तरफ से भी और सब एस्पिरेंट्स की तरफ से भी थैंक यू. थैंक्स अ लॉट सर, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. प्रोबेबली आपसे और भी बात करेंगे सर, आपसे और भी जानेंगे न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में. इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक सर कि आपको भी वो जो लर्नर के समय की आपके एस्पिरेंट की तरह की फील होगी 4-5 साल की, वो कुछ वापस आज शायद सेशन में लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आप उससे भी रिलेट कर पाएंगे. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.